हेलो एवरीवन, मैं अर्चना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम हिंदी पेपर 1 की आंसर की डिस्कस करेंगे। कल जो आपका एग्जाम हुआ है यूटेट का, उसकी हम आंसर की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को। तो मिलाइएगा आपके कितने प्रश्न सही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, शिक्षण की संप्रेषणीयता को बढ़ाता है। विषय वस्तु का ज्ञान, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, ऑप्शन सी है आपका स्थानीय भाषा का ज्ञान, डी है अन्य विषय का ज्ञान। तो आप शिक्षण करेंगे, आप पढ़ाएंगे किसी को, तो उसका कम्युनिकेशन कैसे बढ़ेगा, किससे बढ़ेगा? विषय वस्तु के ज्ञान से। आपको कितना ही विषय वस्तु का ज्ञान हो, अगर उसे अच्छी तरह बच्चों के सामने रख नहीं पा रहे तो क्या बढ़ेगा? अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, स्थानीय भाषा का ज्ञान या अन्य विषय का ज्ञान। तो आपका राइट आंसर होगा कम्युनिकेशन किससे बढ़ेगा? जब आप उस स्थानीय भाषा को जानते हो, आप बातचीत कर पाए। यहाँ कम्युनिकेशन की बात की गई है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा आपका स्थानीय भाषा का ज्ञान। मूर्धा का अर्थ है, वैसे तो मूर्धा आपने पढ़ा है, मूर्धा का अर्थ क्या है? उच्चारण स्थल, सर्वोच्च, मुख्य, उपयुक्त, सभी से। तो मूर्धा का अर्थ बेटा उच्चारण स्थल भी है, सर्वोच्च और श्रेष्ठ भी होता है। तो इस कार अब ये दो ऑप्शन मिल गए, ए और बी। मूर्धा का अर्थ श्रेष्ठ, सिर, शीर्ष ये होते हैं, जहां तक मैंने पढ़ा है। यहाँ शीर्ष, श्रेष्ठ, तो आपके दो ऑप्शन मिल गए। श्रेष्ठ मतलब सर्वोच्च भी होगा, है ना। मस्तक, शिखर ये मूर्धा के पर्यायवाची हैं, शिखर। तो आपके सभी ऑप्शन सही होंगे। फिर देखते हैं आपका आयोग क्या आंसर करता है। उपयुक्त सभी से इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आपका, भाषा सीखी जाती है अधिकरण से, अनुकरण से, समीकरण से, उपयुक्त सभी से। तो भाषा सीखने की बात आती है तो ये तो आपका सीधा सीधा प्रश्न था। भाषा किससे सीख सकते हैं? अनुकरण से। भाषा प्रारंभ में भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है, तो सबसे महत्वपूर्ण है भाषा अनुकरण से सीखते हैं। तो बी आपका राइट आंसर है। समीकरण इसमें कुछ नहीं होगा, अधिकरण भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, लड़का पाठ पढ़ती है में अशुद्धि है, कर्ता की, बलाघात की, अन्विति की या क्रिया की। अब लड़का पाठ पढ़ती है, तो यहाँ पर पढ़ती है सही है क्या? लड़का पाठ पढ़ता है ना। तो क्या राइट आंसर करेंगे कि लड़का पाठ पढ़ता है, तो क्रिया की अशुद्धि है इसमें। किसकी अशुद्धि है? क्रिया की, ठीक है। और ये ऐसे प्रश्न होते हैं वो इसमें जाते हैं इशू, मतलब इन पर देखो, लड़का पाठ पढ़ती है, यहाँ पर हम कर्ता में भी तो कर सकते हैं। यहाँ हम लगा देते हैं, अब किसी को नजर आता है लड़की में, लड़की पाठ पढ़ती है ना। लड़की पाठ पढ़ती है। अब ये कंफ्यूजन में जाता है, ऐसे प्रश्न कंफ्यूजन में जाते हैं, फिर इन पर केस होता है ना। फिर ये सही करता है, फिर आयोग जो भी इसे बनाता है, फिर आंसर की को क्या करते हैं, वो दोबारा बदलते हैं। तो अगर हमें दिख रहा है यहाँ पर लड़की पाठ पढ़ती है, तब भी तो सही होगा, कर्ता की भी हो सकती है इसमें। और लड़का पाठ पढ़ता है तो ये भी अशुद्धि है। तो हम क्रिया की ये मानी है, लड़का पाठ पढ़ती है, तो लड़का पाठ पढ़ता है, यहाँ पर अशुद्धि है। क्रिया की भी हो सकती है, कर्ता की हो सकती है ना। तो हमें अब ये कैसा है, कंफ्यूजन वाला है कि किसी को दिखाई दिया कि हम यहाँ कर्ता की समान लें। कर्ता क्या है? सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट यहाँ लड़का। तो आप, लेकिन यहाँ पर ये मेरा है आंसर आपका, आपके लिए मतलब क्रिया, ठीक है। डी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आंसर की में आता है। आत्मीयता युक्त होगा औपचारिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालयी पत्र। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आत्मीयता यानी औपचारिक पत्र, आप अगर औपचारिक पत्र लिखते हैं, ऑफिशियल लेटर जिसे लिख रहे हैं कि सेवा में, अगर प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं या किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, तो क्या उसमें आत्मीयता होगी? नहीं होती है। जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं, जैसे हमने अपने मित्र को लिखा, परिवार वालों को लिखा, उसी में तो आत्मीयता होगी। तो आपका राइट आंसर बेटा होगा बी, व्यक्तिगत पत्र। व्याकरण का जानकार क्या कहलाएगा? व्याकरणविद, व्याकरणाचार्य, व्याकरण या विद्वान। तो आपका राइट आंसर है व्याकरण। व्याकरण का जानकार व्याकरण कहलाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुद्ध पदबंध चुने, ताजी दही,
ताज़ा दही, ताजी दही, ताज़ा दही। अब आप इसमें और इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बी लगाएं सी लगाएं, ठीक है। तो जो नुक्ता का इस्तेमाल किया गया है इसमें बी, ताज़ा दही, तो ये आपका राइट आंसर है बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 38 नंबर प्रश्न है और ये आपका सेट ए है, ठीक है। प्रश्न इधर उधर हो जाएंगे, जिसका भी सेट अलग हो वो तो वो अपने मिला ले। ये आपका सेट ए है। वर्ड और अक्षर होते हैं, एक ही होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, समान होते हैं, उपयुक्त में कोई नहीं। तो वर्ड और अक्षर में बेटा इतना डिफरेंस है, वैसे तो समान ही है कि वर्ड जो है वो लिखते हैं, अक्षर है जो ध्वनि है, ठीक है, एक ही होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, समान होते हैं। अब ऐसे प्रश्न ये बना देते हैं कि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो इसका भी जो आंसर है वो कंफ्यूजन में ही है। देख, वैसे ये वर्ड और अक्षर समान होते हैं, ठीक है। आप सर्च करेंगे तो पर्यायवाची भी कहीं कहीं बताएगा, है ना, और बहुत मानक बुकों में देखा है तो उसमें समान ही बताया है, ठीक है। तो वर्ड और अक्षर का अर्थ एक ही होता है, ये जानकर बताया हुआ है। तो आपका राइट आंसर ये होगा। सही वर्तनी वाला युग्म चुने। संन्यास, श्रृंगार, संन्यास, श्रृंगार, संन्यास, श्रृंगार, संन्यास, श्रृंगार। अब कई बार मैंने जब भी श्रृंगार मैंने वो प्रैक्टिस सेट कराए हुए हों या प्रीवियस ईयर पेपर कराए हों तो मेरे फॉन्ट में थोड़ी गड़बड़ी होती है, तो वहाँ हमेशा श्रृंगार ऐसा लिखा होता है। और हर बार जहाँ भी लिखा मैंने हर बार बताया आपको, श्रृंगार जो शुद्ध होता है वो ऐसा होता है ना। तो ये दोनों तो हमारे सही नहीं है। अब इन दोनों में से कौन सा सही है? अब संन्यास को आप श्रृंगार, ये वाला भी सही, ये वाला भी सही है ना। अब कौन सा राइट आंसर होगा? संन्यास, संन्यास। तो आप लोग क्या बोलते हैं? संन्यास। सम उपसर्ग होता है इसमें, तो सी आपका राइट आंसर है, संन्यास श्रृंगार। सार्वनामिक एक प्रकार है, किसका प्रकार है? ये तो सबने ही लगा लिया होगा, सार्वनामिक विशेषण है, बहुत बार बताया है सार्वनामिक विशेषण के बारे में। संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का। बहुत पेपर मतलब ऐसा लग रहा है कि टफ है, लेकिन आप शांति से सॉल्व करेंगे तो कैसा है? नॉर्मल, ठीक है। सार्वनामिक एक प्रकार है, संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का। तो सार्वनामिक प्रकार है आपका विशेषण का। सार्वनामिक विशेषण के बारे में आपको बताया था। फिर आपका ये पैराग्राफ है, ठीक है। पेपर तो थोड़ा पैटर्न से अलग आया हुआ है आपका, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से थोड़ा पैटर्न इसमें अलग है, ठीक है। मातृभाषा का विद्यालयी पाठचर्या में महत्वपूर्ण स्थान है। यह विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला एक विषय मात्र ही नहीं, अन्य विषयों को सीखने का माध्यम भी है। भाषा के माध्यम से जो मूलभूत कौशल अर्जित किए जाते हैं वे अन्य विषय क्षेत्रों की संकल्पनाओं को समझने सीखने में भी सहायता करते हैं। अक्सर देखा गया है कि जिस बालक में मातृभाषा की पकड़ जितनी अधिक होगी वह उतनी ही सरलता और शीघ्रता से अन्य विषयों को ज्ञान अर्जन कर लेता है। साथ ही मातृभाषा के साहित्य की समझ भी उसकी उतनी ही व्यापक होती है। इस दृष्टि से यह उपयुक्त है कि जिस भाषा में बालक से बोलता है, सोचता है और कल्पना करता है वही भाषा उसकी शिक्षा का माध्यम भी हो, ताकि अध्ययन किए जाने वाले विषयों को सही ढंग से समझने, उन पर स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा उन्हें स्पष्ट और प्रभावी रूप से अभिव्यक्त करने में आसानी हो। इसी कारण सभी शिक्षाविदों ने इस बात पर बल दिया है कि शिक्षा का माध्यम सभी स्तरों पर, विशेषकर प्रारंभिक स्तर पर, मातृभाषा ही होना चाहिए। अब इसका थोड़ा सा और रह गया है। शिक्षण की दृष्टि से भी अध्यापक विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण जितने स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण ढंग से मातृभाषा के माध्यम से कर सकते हैं उतना संभवतः किसी अन्य भाषा में नहीं। मातृभाषा में दिए गए उदाहरण, दृष्टांत, उद्धरण विषय वस्तु को अधिक सरल, रोचक और ग्राह्य बनाते हैं, ठीक है। मातृभाषा में अगर शिक्षा करेंगे तो कैसी होगी? सरल और रोचक होगी। विद्यालयों में सामान्य पाठ्य विषय हैं, परस्पर स्वतंत्र हैं, पूर्णतः रोजगार आश्रित हैं, भाषा आश्रित हैं, उपयुक्त सभी। तो सामान्य पाठ्य विषय हैं तो भाषा आश्रित भी हैं, रोजगार मतलब इस पैराग्राफ के अनुसार स्वतंत्र चिंतन कर रहा है, अपना रोजगार बना सकता है, इन सब बातों का वर्णन है। तो इस पैराग्राफ के अनुसार इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। विषय की रोचकता का संबंध किससे है? शिक्षण माध्यम से, विषय की कठिनाई स्तर से है, शिक्षक के ज्ञान से है या विद्यालय के वातावरण से है। तो विषय में रोचकता कब आएगी? जब
शिक्षक भी मातृभाषा में वार्तालाप कर रहा हो, जो शिक्षण टेक्निक अपनी अपना रहा हो, शिक्षण का माध्यम मातृभाषा को बना रहा हो, तभी तो रोचकता आएगी। उसके कठिनाई स्तर से नहीं है, शिक्षक के ज्ञान से भी नहीं है, विद्यालय के वातावरण से भी नहीं है। रोचकता का संबंध शिक्षण के माध्यम से है कि वो टेक्निक्स कैसी यूज कर रहा है, भाषा कैसी यूज कर रहा है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मातृभाषा का वास्तविक अभिप्राय क्या है? माँ की भाषा, परिवेश की भाषा, राष्ट्र की भाषा या माध्यम की भाषा? तो मातृभाषा का वास्तविक अभिप्राय है जो वो उसके आस पड़ोस की भाषा है ना, जो उसके घर परिवार की भाषा है, आस पड़ोस की भाषा है। तो क्या लिखेंगे, किस पर आंसर करेंगे? परिवेश की भाषा, उसके आसपास की भाषा। ये तो सभी को ही पता होगा। मूलभूत भाषाई कौशल नहीं है, आपको बहुत बार बताया, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, है ना। तो माइनर सा डिफरेंस है, देखिए डिफरेंस थोड़ा माइनर सा है। अगर नजरों से ओझल हो गया, अब देखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बोलना भी है, सुनाना भी है, लिखना, पढ़ना, है ना। तो अब कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं। इसमें क्या है? सुनाना। और हमारा जो होते हैं आपके चार, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुबोपली, बोलना, पढ़ना, लिखना, है ना। तो दूर से ही दिखाई दे रहा है सुनाना, है ना। कभी पेपर में क्या होता है, हमारा थोड़ा माइंड कम वर्क करता है। सभी के साथ ऐसा होता है कि जितना अच्छा घर बैठे करता है उतना अच्छा एग्जाम में नहीं कर पाता, प्रेशर क्रिएट होता है ना। तो सुनाना की जगह हमें दिख ही रहा होता है कि सुनना, ऐसा हो जाता है कि हमें दिख रहा होता है, फिर हम कंफ्यूज होते हैं, अरे इसमें तो सारे ही सही है ना। तो पेपर को सही से पढ़ना होता है। तो सुनाना इसमें राइट आंसर है। कौन सा नहीं है? सुनाना। सुनना होता है, सुनाना नहीं। चलिए, स्वतंत्र चिंतन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है राजभाषा, संपर्क भाषा, उपभाषा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब अगर हम बात करेंगे मतलब हमें 45 तक प्रश्न आपके पैराग्राफ के अनुसार ही सॉल्व करने, जो आपका गद्यांश दिया है उसमें बात की गई है मातृभाषा की, है ना। स्वतंत्र चिंतन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं। जो संपर्क भाषा होती है कि आप किसी से संपर्क बना रहे हैं, संपर्क भाषा एक देश से दूसरे देश में संपर्क कर सकते हैं, या सभी राज्यों की संपर्क भाषा होती है। मतलब अगर जैसे हमें तमिल नहीं आती है, ठीक है, हम गए तमिलनाडु, फिर अगर भाषा नहीं आ रही है तो हम संपर्क भाषा का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारी अंग्रेजी है, कि अंग्रेजी कॉमन लैंग्वेज है, सबको आती होती है ना। तो अगर पैराग्राफ के अनुसार देखें तो आपका आंसर जो होगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हमारी बात की गई है चिंतन का। मातृभाषा में हम चिंतन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उपभाषा का अर्थ होता है बोली, तो बोली भी हो सकता है, लेकिन अगर इस पैराग्राफ के अनुसार करेंगे तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मातृभाषा में हम अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं, ठीक है, चिंतन कर सकते हैं, ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ है संदेश, संवेग, संक्षेप, संदेश। तो समास का अर्थ है संक्षेप, संक्षेप ही तो करते हैं उसको, है ना। उसके चलिए, समास का शाब्दिक अर्थ, और इसका राइट आंसर है संक्षेप, सी ऑप्शन राइट आंसर है। द्विज का पर्यायवाची है पशु का, पक्षी का, जीव का, उपयुक्त सभी का। तो द्विज केवल पर्यायवाची है पक्षी का। द्विज माने होता है दोबारा जन्म लेना। तो ब्राह्मण को कहते हैं, उसका उपनिवेश संस्कार होता है इसके लिए। और छत्री को भी द्विज कहते हैं, और पशु को नहीं कहते द्विज। पक्षी को द्विज क्यों कहते हैं? वो दो बार जन्म लेता है। एक बार मतलब जब पक्षी अंडा देते हैं तब, वो फिर जब वो बाहर निकलता है अंडे से, इसलिए द्विज बोलते हैं, ठीक है। दांत को भी द्विज बोलते हैं। दांत, हमारा जो दांत होता है एक बार मतलब दो बार निकलता है ना दांत एक, तो द्विज दांत का भी है। तो इसमें राइट आंसर है पक्षी का। भाषा कक्षा के लिए उपयोगी आईसीटी संसाधन है, ठीक है। इसमें आईसीटी जो संसाधन है इसमें कौन सा है? ऑडियो बुक्स, डिजिटल लाइब्रेरी, यूट्यूब, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन के साधन है, आईसीटी टेक्निक्स है नई, वो उपयुक्त सभी होंगी। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। भाषा कक्षा के लिए उपयोगी आईसीटी संसाधन, डी आपका राइट आंसर है। चलिए, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है आईसीटी, उसमें इंफॉर्मेशन ऑडियो बुक्स से भी दे सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी भी देती है, यूट्यूब भी देता है। तो आपका सभी सही है, उपयुक्त सभी, ठीक है। किस प्रकार के
प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक उपयुक्त होंगे। देखो बहुविकल्पी प्रश्न कि बहुविकल्पी प्रश्न उसमें एक ही का ऑप्शन पर टिक करना होता है ना। ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति उसमें एक ही है। क्या आप उसकी रचनात्मकता का आकलन रिक्त स्थान से कर सकते हैं? उसमें एक ही बात भरनी होती है, तो उसकी रचनात्मकता क्रिएटिविटी कहाँ से दिख जाएगी आपको? एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न, तो ये तीनों तो एक शब्द वाले ही तो हुए, तो ये नहीं होंगे। मुक्त अंत वाले प्रश्न, यानी कि इसमें क्या होता है मुक्त अंत वाले प्रश्न में कि ऐसे प्रश्न जिनके बारे में हम बहुत ज्यादा लिख सकें, मतलब विस्तार से लिख सकें, वो प्रश्न होते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न। इसमें अपने विचार जो छात्र है वो या बच्चा है जो भी लिख रहा है वो अपने विचार व्यक्त करता है किसमें? मुक्त अंत वाले प्रश्नों में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है मुक्त अंत वाले प्रश्न। ठीक है, मुक्त अंत वाले प्रश्न का आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झा कैसा है? अघोष, महाप्राण, सघोष, अल्प प्राण, अघोष, अल्प प्राण या सघोष, महाप्राण। ठीक है, तो ये अल्प प्राण और महाप्राण तो आपको मालूम ही, 1 3 5 और 2 और 4। तो ये कैसा है? चौथा है, चा छा झ झा। तो आपका राइट आंसर था इसका सघोष में आएगा, सघोष महाप्राण है ये, सघोष महाप्राण। डी आपका राइट आंसर होगा, सघोष भी होगा और महाप्राण भी। ठीक है, समता मूलक अलंकार समूह है। सादृश्य मूलक या समता मूलक अलंकार समूह कौन से हैं? उपमा, उत्प्रेक्षा, साम्य, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। श्लेष, यमक, रूपक। यमक नहीं आएगा क्योंकि ये शब्द अलंकार है, ये तीनों अर्थालंकार हैं, इनमें समता वगैरह का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 51 का राइट आंसर है सी। उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक आपके समता मूलक अलंकार समूह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध कथन चुनिए। सभी संज्ञा सर्वनाम होती हैं। क्या सभी संज्ञा सर्वनाम होती हैं? सर्वनाम तो हम उन्हें बनाएंगे, ये नहीं। सभी क्रियाएं विशेषण होती हैं। क्या सभी क्रियाएं विशेषण होती हैं? वह चलता है, ये क्या विशेषता है? नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत। सभी क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट में मैंने जो रिवीजन कर क्लास थी उसमें बताया हुआ था आपको डिटेल में। क्रिया विशेषण क्या है? अव्यय है, अविकारी शब्द है। तो आपका राइट आंसर है सी। सभी क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। जो क्रिया विशेषण होते हैं वो बदलते नहीं है। जैसे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द है वो कभी चेंज नहीं होगा। क्रिया विशेषण क्या है? अव्यय है। साहित्यिक विमर्श में सम्मिलित नहीं है। दलित विमर्श, दलित के बारे में बात करते हैं, कहानियां लिखी गई हैं, है ना। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हैं, वो गरीबी, दलित, इन पे ही है। स्त्री विमर्श के बारे में भी मतलब साहित्य में चर्चा होती है। आदिवासी विमर्श के बारे में भी। विदेशी जो विमर्श है वो हमारे साहित्य से अलग हटके होता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यमक अलंकार कैसा अलंकार है? आपका यमक अलंकार बेटा वो शब्द अलंकार है। यमक अलंकार आपका शब्द अलंकार है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, आपके शब्द अलंकार अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, वीप्सा ये शब्द अलंकार थे, और बाकी बचे उपमा, उत्प्रेक्षा, और जो भी है वो अर्थालंकार थे। कक्षा कक्ष में अब अगला प्रश्न है आपका 55। कक्षा कक्ष में उपयोग की जानी चाहिए मानक भाषा, सामान्य भाषा, क्लिष्ट भाषा या विशिष्ट भाषा। तो मानक भाषा जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है वो यूज करेंगे, या सामान्य जो हमारी नॉर्मल भाषा है उसको प्रयोग करेंगे, जिसमें आ जाता है कि हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं सामान्य भाषा में। क्लिष्ट भाषा मतलब कठिन, विशिष्ट भाषा का प्रयोग करेंगे नहीं। मानक भाषा का क्लास में उतना प्रयोग नहीं हो पाता। एक स्टैंडर्ड भाषा का अगर हम बात करेंगे तो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। तो सामान्य भाषा का प्रयोग कक्षा कक्ष में उपयोग किसका करना चाहिए? कक्षा कक्ष में उपयोग की जानी चाहिए सामान्य भाषा। ठीक है, जिससे बच्चे समझ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 55 से 60 तक आपको इसको पढ़ना है। आपका पद्यांश दिया गया है, इससे हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा और मरोड़ा, घुमाया फिराया,
कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। ठीक है, इसमें बात की गई है कि बात सीधी थी परंतु भाषा के चक्कर में टेढ़ी हो गई। उसे पाने की कोशिश में उसका अर्थ समझाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पुल्टा किया, तोड़ा मरोड़ा, तो घुमाया फिरा, तो बात और बिगड़ गई, है ना। अब इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। बात और भाषा है, साध्य और साधन है, परस्पर असंबद्ध है, साधन और असाध्य है, या उपयुक्त सभी है। अब यहाँ हम ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो साध्य और साधन है, ये तो सही है कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। परस्पर असंबद्ध है यानी कि परस्पर डिपेंड नहीं है, बिल्कुल डिपेंड है, तो ये गलत होगा। साधन और असाध्य है, असाध्य नहीं, तो ये भी गलत है। उपयुक्त सभी की तो कोई बात ही नहीं है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, साध्य और साधन है, बात और भाषा। अनुच्छेद में प्रयुक्त है, कहावत मुहावरा, बात सुधरती है, बात संवरती है। यहाँ पर ये गलत ऑप्शन लिख गए हैं, टाइपिंग की मिस्टेक है। किंवदंती है एक ऑप्शन आपका, और किंवदंती है और एक है लोकोक्ति, ये दूसरे ऑप्शन के लिख गए हैं, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। आपका ऐसा ही ऑप्शन है, तो एक किंवदंती है, एक लोकोक्ति है। अनुच्छेद में प्रयुक्त है, कहावत मुहावरा, किंवदंती या लोकोक्ति। तो इसमें आपका बेटा राइट आंसर क्या होगा? कहावत होगा, लोकोक्ति होगा। अगर हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो यहाँ समझेंगे। देखो, जरा टेढ़ी फंस गई, टेढ़ी फंसना या टेढ़ी खीर, मतलब ऐसे शब्द किस में प्रयोग करते हैं? पेचीदा होना, तो ये मुहावरे में प्रयोग करते हैं, कहावत तो है ही नहीं इसमें। किंवदंतियां होती हैं जो पुरानी चली आ रही हो, है ना, पुराणों वगैरह, कथाओं वगैरह से ली जाती हैं किंवदंतियां। लोकोक्तियां लोक में प्रचलित हों, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो बी होगा, मुहावरा। ठीक है, अनुच्छेद में मुहावरों का प्रयोग किया गया है। पेचीदा, टेढ़ी हो जाना, पेचीदा हो जाना, इन मुहावरों का प्रयोग किया गया है, तो बी आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा को तोड़ने मरोड़ने से बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात सुधरती है, बात संवरती है। तो भाषा को तोड़ने मरोड़ने से क्या हुआ था? बात बिगड़ गई थी, तो ये आपका बी आपका राइट आंसर होगा। संप्रेषणीयता निहित है किसमें? बात में, भाषा में, उपयुक्त दोनों में। तो कम्युनिकेशन जो है वो किसमें निहित है? बात में, भाषा में, दोनों में, किसी में नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, संप्रेषणीयता में, तो उपयुक्त दोनों में, ये आपका राइट आंसर है। बात में, भाषा में, संप्रेषणीयता दोनों में ही निहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। एक दो प्रश्न है जिसमें कंफ्यूजन है आपके। भाषा से बात का निकलना क्या कहलाता है? अब कोई भाषा है, उससे बात निकली, सपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग, डिकोडिंग, ये सभी। तो सपोर्ट करना, रिकॉर्डिंग कि उसको रिकॉर्ड कर लिया, डिकोडिंग, तो ये आपका राइट आंसर होगा डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है कि कोड जैसे हम डिकोड करते हैं कि कोड आया है उसको तोड़ते हैं, उसको मतलब उसका अर्थ निकालते हैं, तो वैसे ही है, भाषा से अगर बात निकली है तो बात हमें समझ में आई तो हमने डिकोड कर ली। किसी भाषा में अगर कोई बात कही गई है तो डिकोड कर ली, तो इस 60 का आपका आंसर होगा सी, डिकोडिंग। ठीक है, अब आप लोग अपना जो भी आंसर है चेक कर लीजिएगा, आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर भी करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।